लेकिन बीवी को नहीं पता था कि उसके वाइट मूनलाइट में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर्स उसे दिए थे, असल में वो मेरे और उसके बीच का डिवोर्स एग्रीमेंट था। मैंने इतना बड़ा नाटक इसलिए किया क्योंकि बाई फैमिली का एक नियम था, सिर्फ मुझे तलाक नहीं देना है, वो नहीं दे सकती। इसलिए मैंने उसके वाइट मूनलाइट के साथ एक डील की। वो मुझे तरीका बताएगी कि कैसे बाई निंगबिन से डिवोर्स पेपर पर साइन करवाएं, और बदले में मैं उसे बाई निंगबिन के हस्बैंड की जगह दे दूंगा। फू युनशेंग ने ये काम बड़ी आसानी से कर दिया। अगले ही दिन उसने खुशी खुशी डिवोर्स एग्रीमेंट दिखाया। मैंने सोचा बस अगर मैं निंगबिन को कोई चीज़ दूं वो बिना देखे ही साइन कर देगी। मैंने पेपर पर बाई निंगबिन के 3 अक्षर वाले नाम को देखा। थोड़ी देर बाद हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, साथ काम करके अच्छा लगा। 1 महीने बाद डिवोर्स कूलिंग पीरियड शुरू हो गया। मैं तुरंत फिर से बाई निंगबिन का प्यारा और उदार सा हस्बैंड बनने का नाटक करने लगा। बाई फैमिली डिनर वाले दिन तक मैं और फू युनशाइन स्केटबोर्ड खेल रहे 2 बच्चों की वजह से पूल में गिर गए। बाई निंगबिन बिना कुछ सोचे फू युनशाइन की तरफ तैरता चला गया। मुझे पानी से डर लगता है इसलिए मैं बेहोश हो गया। कितनी देर हुई पता नहीं। जब आंख खुली तो बेड के चारों तरफ घर के बड़े लोग खड़े थे। उनकी आंखों में केयर और खुशी दोनों थी। मुझे और बाई निंगबिन को घेरे हुए थे। मुझे जागा देख बेड के पास बैठे बाई निंगबिन ने मेरा हाथ पकड़ा। बहुत दिनों बाद पहली बार उसकी आंखों में मेरे लिए दर्द दिखा। फिर उसने कहा, जल स्थान, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा अपना बच्चा होने वाला है। इस एक छोटी सी बात में मेरा दिमाग, उसने क्या कहा, वो प्रेग्नेंट है। मैंने हाथ उठाकर धीरे से बाई निंगबिन के पेट पर रखा। अंदर की उस छोटी सी जान को महसूस करते हुए दिल में बहुत कुछ चल रहा था। ये बच्चा गलत टाइम पर आया है। मेरे चेहरे पर खुशी न देखकर बाई निंगबिन को लगा मैं अभी भी पूल वाली बात से परेशान हूँ। तो बोला, मुझे पता है तुम पूल वाली बात से खुश नहीं हो, पर हमारे बच्चे के लिए तुम समझ जाओगे ना। मुझे उसकी बात सुनने की कोई इच्छा नहीं रही। मैंने शांत चेहरे से धीरे से अपना हाथ खींच लिया। तुम अब प्रेग्नेंट हो, अच्छे से आराम करो। बाई निंगबिन ने ज्यादा नहीं सोचा, उठकर बोला, ठीक है, तुम आराम करो, मैं युनशेंग को देखने जा रहा हूँ। इसके बाद फू युनशेंग ने नौकर से बाई निंगबिन के प्रेग्नेंट होने की बात सुनी तो दांत पीस लिए। कोई अजीब सी फीलिंग उसके अंदर उछलने लगी। वो अपनी असली पोजीशन के बारे में सोचती थी, यही उसका ख्याल था। बाई निंगबिन कंपनी के काम की वजह से कुछ देर के लिए निकला। तभी फू युनशिंग को मेरे कमरे में आने का मौका मिला। मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कुछ सुना ही नहीं। हाथ में पकड़ी किताब के पन्ने पर लगता रहा। मेरी ये ठंडी वाली अदा उसे और गुस्सा दिला रही थी। किन जेचुआन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने तभी किताब बंद की, नज़र उठाकर उसे देखा, बहुत शांति से। मैंने कब कहा कि तुम्हें ये पोजीशन नहीं दूंगा? फू युनशिंग के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसे हमेशा से लगता था कि मेरा डिवोर्स कहना बस मजाक है। अब जब बाई निंगबिन के पेट में मेरा बच्चा है तो मेरी पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। इसलिए मेरा डिवोर्स ना लेना भी उसे नॉर्मल ही लगता, पर उसे अंदाजा नहीं था कि मैं इतना पक्का फैसला ले चुका हूँ। एक और रात बाई निंगबिन थका हारा घर लौटा। जैसे ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलने वाला था, अचानक फ़ोन बज उठा। कॉल रिसीव किया। फ़ोन में फू युनशिंग की आवाज़ थी। निंगबिन, मेरी एक्स वाइफ फिर मुझे परेशान करी है। बात पूरी होते ही फ़ोन काट दिया गया। बाई निंगबिन ने मेरी परवाह किए बिना विला की बॉडीगार्ड्स लेकर वहां भागा, और जैसे ही वो निकला मैं कोट पहनकर कमरे से चुपके से निकल गई। किसी को खबर नहीं हुई। बाई निंगबिन जब वहां पहुंचा तो बाहर कोई नहीं था। अंदर घुसते ही उसे कोने में सिमटा हुआ फू युनशेंग दिख गया। उसे देखते ही फू युनशेंग ने उसके कंधे पकड़े। आवाज़ भारी थी, कुछ दुखी सा दिख रहा था। बाई निंगबिन ने उसे बहुत देर तक मनाया, तब जाकर फू युनशेंग की तबीयत ठीक हुई। घड़ी देखी तो आधी रात हो चुकी थी। अकेले घर पर बैठी मेरी याद आते ही न जाने क्यों उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हो गई। फू युनशेंग को बेड पर सुलाकर वो जाने लगा, अच्छे से आराम करो, मैं जेचुआन को देखने वापस जाता हूँ। फू युनशेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। निंगबिन, क्या तुम आज रात मेरे साथ रुक सकते हो? बाई निंगबिन पहले हिचकिचाया, पर फू युनशेंग की जिद के आगे झुक गया। बॉडीगार्ड्स को वापस भेज दिया और रात भर वहीं रुका। 1 हफ्ते बाद फू युनशेंग की सेफ्टी कंफर्म करके बाई निंगबिन गाड़ी लेकर पुरानी हवेली वापस आया। गाड़ी से उतरते ही मुझे देखा। वो मेरे पास आया, एक डिब्बा देते हुए प्यार से बोला, इन दिनों तुम्हारी अनदेखी हुई, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने डिब्बा हाथ में लिया। बाई निंगबिन ने जो गिफ्ट दिया वो एक सेकंड हैंड चीज़ थी। वही गिफ्ट जो फू युनशी ने कल मुझे दिखाकर शो ऑफ किया था। पर मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रख लिया और चुपचाप डिब्बे को एक तरफ रख दिया। मेरी ये शांति हमेशा बाई निंगबिन को अजीब लगती, पर वो ठीक ठीक बता नहीं पाता कि क्या गड़बड़ है। ये अनकही सी फीलिंग उसके दिल में बार बार घूमती रहती। वो जल्दी जाने के बजाय मेरे पास बैठ गया। अगले वीकेंड ही हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी है, चलो एक शादी की सेरेमनी कर लेते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। शादी की बात कह रहा था। कहने को तो मेरी हाल की तकलीफों की भरपाई थी, पर उसकी आंखों में हमेशा जैसा ही भाव था, जैसे कोई मामूली सी बात कह रहा हो। पहले होता तो मेरे दिल में एक कड़वाहट उठती। वो कड़वाहट एक मोटे काले बादल की तरह मेरे पूरे बदन को घेर लेती, कहीं भागने की जगह ना बचती। और अब मेरा दिल एक शांत तालाब जैसा था। वो सारे तूफान अब मेरी बेपरवाही की दीवार से रुक जाते। मैं धीरे धीरे बहुत पुरानी बातें याद करने लगी। शुरू में हमारी शादी जल्दबाजी में हुई थी, बस रजिस्टर पर साइन हुआ था। शादी की सेरेमनी करनी थी, पर उसी वक्त उसे फ़ोन आया कि फू युनशेंग को किसी पागल औरत ने पीट दिया। वो रातों रात निकल गया। बाद में फू युनशेंग के करियर की वजह से बार बार टाला जाता रहा, इसलिए शादी की सेरेमनी कभी नहीं हो पाई। अब वो कह रहा है कि मेरे साथ शादी दोबारा करेगा,
मुझे खुशी नहीं हो रही, क्योंकि मैं तो लगभग डिवोर्स ले ही चुकी हूँ। वो अब कुछ भी करे, बहुत देर हो चुकी है। शादी से 3 दिन पहले बाई निंगबिन की दोबारा शादी की सेरेमनी के लिए पुरानी हवेली फिर से रौनक से भर गई। नौकर लोग व्यस्त थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि एक शख्स चुपके से ड्रेसिंग रूम में घुस गया। फू युनशेंग को आते देख मैंने अपने हाथ का टैबलेट उसे थमा दिया। हमारी बॉडी शेप लगभग एक जैसी है, इसलिए वेडिंग ड्रेस मेरे नाप के हिसाब से बनी है। अभी पहनकर देख लो, जहां भी फिट ना आए टैबलेट पर खुद एडिट कर लेना, बाद में डिजाइनर को दे दूंगी बदलवाने के लिए। फू युनशेंग समझ नहीं पाया, क्या ये तुम्हारी शादी नहीं है? फिर मुझे क्यों पहनना है? मैंने खुद देखा, जिस दिन बाई निंगबिन दोबारा शादी करने वाला था, उसी दिन मेरा डिवोर्स कूलिंग पीरियड खत्म हो रहा था। मैं पेपर ले जा सकती थी। इस शादी में दूल्हा तो होना ही चाहिए, इसलिए तुम सबसे परफेक्ट हो। वैसे भी शुरू से आखिर तक जिससे वो शादी करना चाहता था वो सिर्फ तुम थे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों को जो चाहिए वो मिल जाए। ये कहते हुए फू युनशेंग को इस पल आखिरकार समझ आया कि मैं सच में बाई निंगबिन से प्यार नहीं करती। शादी से 2 दिन पहले मैं बाथरूम में तैयार हो रही थी। बाई निंगबिन सोफे पर पेपर्स देख रहा था। डिंग डोंग, एक मैसेज नोटिफिकेशन की साफ आवाज ने इस माहौल को तोड़ा। बाई निंगबिन ने फोन पर नजर डाली। एक मैसेज तुरंत उसकी आंखों के सामने आ गया। आपने सफलतापूर्वक 1 अक्टूबर सुबह 9 बजे हाईचेंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट नंबर 1082 की टिकट खरीदी है। यात्री का नाम किन जेचुआन। बाई निंगबिन फोन उठाकर ध्यान से देखने ही वाला था कि मैं दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। मैं बाल पोंछते हुए उसकी तरफ चलने लगी। उसने पूछा, शादी होने वाली है, तुम टिकट क्यों खरीद रहे हो? मेरा हाथ एक पल रुका, फिर जल्दी से सामान्य चेहरा बना लिया। कैसी टिकट? तुमने गलत देखा होगा, कोई स्पैम मैसेज होगा। उसने हल्के से सिर हिलाया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लाइट बंद करने के बाद हम दो पीट करके बेड पर सो गए। एक जल्दी गहरी नींद में सो गया, दूसरा सुबह तक आंखें खोले रहा। शादी से 1 दिन पहले मैंने अपनी शादी की रात से लिखी हुई डायरी निकाली। रात रात भर पलटते हुए पढ़ी। 2019 1 अक्टूबर मेरी शादी हुई अपने पसंदीदा इंसान से, पर मेरी दुल्हन रात भर देश से बाहर चली गई, बस अपने वाइट मूनलाइट को अपनी वेडिंग ड्रेस दिखाने के लिए। डायरी के किनारे आंसुओं से भीगे हुए झुर्रीदार पन्ने थे। मैंने उसे सहलाया, फिर अगली एंट्री देखी। 2020 30 दिसंबर, पहली बार किसी ने मेरे साथ। पर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, क्योंकि जहां वो मुझे ले गई थी वो उसके वाइट मूनलाइट की पसंदीदा जगह थी। क्या वो मेरे साथ नया साल मनाना चाहती थी या यहाँ उसकी याद में आना चाहती थी? शायद बाद वाला। 2021 1 अक्टूबर, हमारी शादी की एनिवर्सरी। फिर भी मैं खुश नहीं, क्योंकि उसने जो रेस्टोरेंट चुना वो वही जगह थी जहां उसने अपने वाइट मूनलाइट को प्रपोज किया था। 2024 29 अगस्त, उसका वाइट मूनलाइट देश वापस आ गया। मुझे पता है, मुझे जाना चाहिए। ये मोटी सी डायरी मेरी पिछले 5 साल की सारी फीलिंग्स दर्ज करती है, साथ ही एक ऐसी शादी की कहानी जो शुरू से ही फेल होने वाली थी। पर कोई बात नहीं, आज आखिरकार ये खत्म होने वाला है। आखिर में मैंने पेन उठाकर डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, 2024 31 सितंबर, मैंने फैसला किया है, अब मैं जा रही हूँ। बाय निंगबिन, मुझे तुम नहीं चाहिए। आखिर में मैंने ये डायरी और डिवोर्स एग्रीमेंट बेड साइड टेबल पर रख दिया। उठकर आखिरी बार इस खुशियों से भरे कमरे को देखा। आंखों में आज़ादी की चाहत साफ दिख रही थी। जैसे ही घंटी बजी, मैं रात के अंधेरे में गायब हो गई। शादी वाले दिन वेडिंग हॉल फूलों और सफेद कपड़ों से सजा था। सूरज की रोशनी रंगीन कांच की खिड़कियों से छनकर गिर रही थी, इस पवित्र पल को और गर्मजोशी और रोमांच दे रही थी। बाई निंगबिन गुलाबों के रास्ते के आखिर में खड़ा था। ये सिर्फ एक दोबारा हो रही शादी थी, पर जब वो स्टेज पर खड़ा हुआ तो उसे लगा कि उसके दिल में भी एक उम्मीद है। सोचते ही उसका दिल अजीब तरीके से तेज धड़कने लगा। म्यूजिक बजते ही दुल्हन सफेद वेल में लिपटी हुई अपना गाउन पकड़े हुए इंसान की तरफ चलने लगी। पादरी की गंभीर और पवित्र आवाज गूंजी, किन जेचुआन साहब, क्या आप बाई साहिबा को अपना जीवन साथी मानते हैं? बीमारी हो या सेहत, गरीबी हो या अमीरी, आप उन्हें प्यार करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, इज्जत देंगे, स्वीकार करेंगे, हमेशा वफादार रहेंगे, आखिरी सांस तक। दूल्हे ने खुशी से सिर हिलाया। मैं मानता हूँ। पादरी की आवाज़ फिर आई, बाई निंगबिन साहिबा, क्या आप किन साहब को अपना जीवन साथी मानती हैं? बीमारी हो या सेहत, गरीबी हो या अमीरी, प्यार करेंगे, देखभाल करेंगे, इज्जत देंगे, स्वीकार करेंगे, हमेशा। उसने सिर हिलाया। मैं मानता हूँ। तालियों के बीच पादरी ने आधिकारिक तौर पर दोनों को पति पत्नी घोषित किया। बाई निंगबिन की आंखों में मुस्कान आ गई, पर जैसे ही आदमी वेल हटाकर किस करने वाला था, बाई निंगबिन ने उस चेहरे को देखते ही अपनी पुतलियां सिकुड़ती महसूस की। जोर से चिल्लाया, फू युनशेंग। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये चेहरा देखकर। होश में आते ही उसने अपने भाव संभाले, चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने फू युनशेंग का हाथ पकड़कर उसे लोगों की नजरों से बचाने की कोशिश की। शुक्र है फू युनशेंग की बॉडी शेप मुझसे ज्यादा अलग नहीं थी, इसलिए बहुत कम लोगों को पता चला कि स्टेज पर दूल्हा बदल गया है। बाई निंगबिन ने माफी मांगते हुए मेहमानों से कहा, सॉरी, अचानक तबीयत खराब हो गई, आराम करना है। सब लोगों ने समझ गए वाला भाव दिखाकर आगे कुछ नहीं पूछा। सिर्फ कुछ लोग जिन्हें असलियत पता थी वो गॉसिप कर रहे थे। जल्दी ही पार्टी शुरू हो गई। नियम के हिसाब से दूल्हा दुल्हन को कपड़े बदल कर आकर सबको ड्रिंक ऑफर करनी थी, पर बाई पापा मम्मी काफी देर से इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। बाई माँ को लगा शायद दोनों झगड़ रहे होंगे। थोड़ी देर और इंतजार किया, पर पार्टी खत्म होने के करीब आ गई, फिर भी दोनों नहीं आए। उसने पास खड़े नौकर की तरफ देखा, जाओ ऊपर,
साहब और मैडम को बुलाकर लाओ। नौकर सिर हिलाकर सीढ़ियां चढ़ गया। रेस्ट रूम का दरवाजा खटखटाया। साहब, मैडम, मालिक और मालकिन कह रहे हैं कि कपड़े बदलकर नीचे आ जाइए। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर औरत की आवाज़ आई, ठीक है तुम जाओ। नौकर के जाने के बाद बाई निंगबिन सामने खड़े आदमी की तरफ नहीं देख रहा था। तुम कैसे हो? फू यूनशेंग की आंखों में एक्साइटमेंट थी। क्यों नहीं हो सकता? निंगबिन, क्या तुम सच में किन जेचुआन के साथ ये शादी करना चाहते हो? अगर वो सब बातें ना हुई होती, आज तुम्हारे साथ शादी वाला मैं होता। मैं तो बस अपना हक वापस ले रहा हूँ। सामने नाराज खड़े आदमी को देखकर उसने माथा दबाया। यूनशेंग, अभी नहीं है ये टाइम। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये शादी आम शादी से अलग है। ये पहली बार है जब मैं पब्लिकली अपनी शादी की खबर दे रहा हूँ। बहुत मायने रखता है। मेरा और किन जवान का नाम पहले ही अखबारों और न्यूज़ की हेडलाइंस में आ चुका है। पूरे शहर को पता है वो दूल्हा है। इस टाइम पर अगर अचानक दूल्हा बदल जाए और बात बाहर निकल जाए तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। पर फू युनशेंग ये सब सुनना नहीं चाहता था। उसे बस लगता था कि दूल्हा बदलने की बात पब्लिक ना करना यही दिखाता है कि वो उससे प्यार नहीं करता। उसने बाई निंगबिन की तरफ मुड़कर कहा, बाई निंगबिन, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अभी जाओ और दूल्हा बदलने की बात अनाउंस करो, नहीं तो मैं अभी चला जाता हूँ। वो उठकर जाने लगा, पर औरत ने दरवाजे के आगे रोक दिया। उसके मन में हंसी आई। उसने सोचा औरत भला कैसे परवाह न करेगी, पर अगले पल औरत की बात ने उसे थप्पड़ जैसा एहसास दिया। तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। फू युनशेंग का चेहरा गिर गया। तुम्हारा मतलब क्या है? बाई निंगबिन ने समझाया, अगर तुम अभी बाहर गए और किसी ने देख लिया तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। युनशेंग, तुम अंदर रुको, लोग जाएं फिर बात करते हैं। ये कहकर उसने दोबारा नहीं देखा। दरवाजा बंद करके चला गया। फू युनशेंग को अकेला वहीं छोड़ दिया। फू युनशेंग की मुट्ठी धीरे धीरे कस गई। उसे हमेशा लगता था बाई निंगबिन का हस्बैंड बनना बहुत आसान बात है। आखिर वो उससे कितना प्यार करती है और मैंने उसके लिए कितने मौके बनाए। अब जब आखिरकार मेरी जगह उसने शादी की, बस उसे पब्लिक में अपनी पहचान मानना है। सबको पता चल जाएगा कि वो ही उसका असली प्यार है। और बाई निंगबिन इतना प्यार करती है तो वो जरूर मेरे लिए सफाई भी देगी। पर हकीकत में उसे बुरी तरह थप्पड़ मारा। उसका चेहरा देखते ही उसे तुरंत एक तरफ खींच लिया गया और जब उसे कुछ समझ नहीं आया उसे धकेल कर ऊपर भेज दिया गया ताकि खुद फिर से बड़े घर में जा सके। तो वो बाई निंगबिन की बात क्यों मानती? नीचे बाई निंगबिन को अकेला उतरता देख बाई माँ ने पूछा, तुम अकेले क्यों नीचे आए? जेचुआन कहाँ है? युनशिंग स्टेज पर तुम्हारी जगह क्यों था? बाई निंगबिन ने चेहरे की नाराजगी छुपाकर शांति से कहा, माँ, आपको पता है पिछली बार वो पूल में गिरा था। तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी बुखार है, इसलिए मैंने उसे कमरे में आराम करने दिया। युनशिंग की बॉडी शेप उसके जैसी है, इसलिए मैंने सोचा उसकी जगह ले ली। मैं बाहर जाता हूँ। बाई माँ को थोड़ी राहत मिली। ठीक है, जाकर मेहमानों के साथ ड्रिंक करो। उसने सिर हिलाया। वाइन का गिलास उठाकर पार्टी की तरफ चढ़ने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, निंगबिन। अचानक आई इस आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया, यहाँ तक कि बाई कपल ने भी ऊपर देखा। उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद सूट पहने फू युनशेंग सीढ़ियों पर खड़ा उसे एकटक देख रहा था। बाई निंगबिन का चेहरा तुरंत गिर गया। जैसे ही उसने गार्ड्स को बुलाकर उसे हटवाने की सोची, फू युनशेंग सीढ़ियों से नीचे भागकर बाई निंगबिन को गले लगा लिया। निंगबिन, आज तो मेरी शादी हुई है तुम्हारे साथ, फिर मुझे नीचे ड्रिंक क्यों नहीं करने दिया? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? इन दो लाइनों में मेहमानों को सारी बात समझ आ गई। धीमे धीमे बातें करने लगे। बाई निंगबिन अब अपने चेहरे पर शांति बनाए नहीं रख पाया। उसका हाथ पकड़कर धीरे से बोला, युनशेंग, अभी तुम्हारे नखरे दिखाने का टाइम नहीं है। फू युनशेंग ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। जोर से बोलता रहा, मुझे पता है तुम असल में किन जेचुआन को पसंद ही नहीं करते, नहीं तो मेरे लिए बार बार विदेश क्यों जाते? मेरा डिवोर्स करवाने में मदद क्यों की? मुझे एयरपोर्ट से लेने क्यों आते? अपने विला में क्यों रहने दिया? अगर तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते तो इतना ध्यान क्यों रखते? उसने अपने सूट को खींचा। देखो, ये सूट भी मेरे नाप का ही है, तो तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बाई माँ मन ही मन गाली दे रही थी, बेवकूफ, पर चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान न रखी। उसने पास खड़े मैनेजर को इशारा किया। मैनेजर मेहमानों के पास जाकर बोला, सॉरी, इनका दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है, अचानक बहक गए, प्लीज माफ करें। ये कहकर उसने जाने का इशारा किया। मेहमान भी समझ गए कि ये उनका फैमिली मामला है। ज्यादा नहीं रुके, गॉसिप के मूड में एक एक करके निकल गए। वो लोग बाहर जाकर क्या बोलेंगे इसकी बाई फैमिली भी कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरी मेहमान के जाने के बाद बाई माँ आखिरकार मुस्कान नहीं रख पाई। एक थप्पड़ जड़ दिया कमीना। हालांकि बाई निंगबिन को भी पता था इसमें फू युनशेंग की गलती है, पर अपने प्यार को माँ से पिटता देख फू युनशेंग ने सूजा हुआ गाल पकड़ा। आंखें कुछ लाल हो गईं, जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो। निंगबिन, मुझे पता है ये गलत किया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए। बात पूरी होने से पहले उसने सिर झुका लिया। ये देखकर उसे और तरस आया। उसका हाथ पकड़कर दिलासा दिया, ठीक है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। बाई माँ ने अपनी आंखें घुमाने की इच्छा दबाई। सख्त आवाज में बोली, मुझे तुम्हारी मंशा से मतलब नहीं, पर तुम्हें दूसरों की शादी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। फू युनशेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। बाई माँ की तरफ देखकर बोला, आंटी, मेरी बात। पर बाई माँ ने बीच में ही काट दिया, मुझे आंटी मत बुलाओ। जब बाई निंगबिन फू युनशेंग को दिलासा दे रहा था, मैनेजर ने फोन की स्क्रीन उसके सामने कर दी। उस पर लिखी न्यूज की हेडलाइन देखकर बाई माँ, फू युनशेंग, तुम कमीने, पहले तो तुम मेरे पैसे लेकर विदेश गए, कहा था वापस नहीं आओगे, पर 5 साल भी नहीं हुए तुमने फिर मेरी बेटी को फंसा लिया। इतनी घटिया हरकतें की।
तुम चाहते हो हम अच्छे से न रह पाए ना? बाई निंगबिन ने बाई माँ की बात में कीवर्ड पकड़ा। हैरानी से पास खड़े इंसान की तरफ देखकर पूछा, तुमने मेरी माँ का कैसा पैसा लिया था? फू युनशेंग ने साफ इनकार किया। निंगबिन, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। बाई माँ ने उसे नजरअंदाज करते हुए फोन बेटी के सामने रख दिया। गुस्से में बोली, देखो ये कमीना क्या कर चुका है। न्यूज़ की हेडलाइन देखकर बाई निंगबिन को यकीन नहीं हुआ। ऊपर देखकर पूछा, युनशेंग ये क्या मामला है? आज दूल्हा बदलने की बात पूरे पार्टी में सबको पता चल गई थी, पर सबको ये भी पता था कि ये बाई फैमिली का घरेलू मामला है, वो बाहर नहीं फैलाएंगे। पर अब वेबो के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में बाई फैमिली की दूल्हा बदलने वाली कई हेडलाइंस अचानक आ गई थी। फू युनशेंग के अलावा बाई माँ को और कोई नहीं सूझा जो ये कर सकता है। फू युनशेंग का चेहरा गिल्ट से भर गया। नीचे आने से पहले उसे डर था कि अगर बाई निंगबिन ने उसके साथ शादी होने की बात ना मानी तो उसने पहले ही ये सारी बातें पैपराजी को भेज दी थी। कह दिया था, वेबो पर कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक खरीद लो, ताकि इज्जत के लिए उसे भी दूल्हा मानना ही पड़े। पर हकीकत उसकी सोच के मुताबिक नहीं हुई। ये देखकर बाई निंगबिन ने दुखी होकर आंखें बंद कर लीं। क्यों युनशेंग? हालांकि उसने मेरे साथ शादी दोबारा करने का फैसला लिया था, पर वो सिर्फ हाल के दिनों में मेरी अनदेखी की भरपाई के लिए था। उसके दिल में जिसे वो पसंद करता है वो हमेशा से फू युनशेंग ही रहा है। शादी और बच्चे के अलावा वो सब कुछ दे सकता है उसे। पर उसने नहीं सोचा था कि वो शादी करवाने के लिए दूल्हा बदलने की बात इतनी पब्लिक कर देगा। वो सोच भी नहीं सकता था बाई कंपनी के शेयर्स कैसे गिरे। उसने फिर से आंखें खोलकर सामने खड़े आदमी की तरफ देखा। पहली बार उसे इतना अजनबी महसूस हुआ। फू यनशिंग घबराते हुए उसका हाथ पकड़ने लगा। आंखों में बेचैनी और डर था। निंगबिन, मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बाई माँ ने दर्द भरा हाथ हिलाया। सोफे पर बैठते हुए फू युनशिंग से बोली, अरे अगर तुम सच में मेरी बेटी से प्यार करते तो पहले खुद क्यों मेरे पास पैसा मांगने आए थे विदेश जाने के लिए? बाई निंगबिन ने अचानक सिर उठाकर माँ की तरफ देखा। माँ, आपका मतलब क्या है? उसे तब यही लगता था कि माँ को वो पसंद नहीं है। जरूरी दिनों छोड़कर वो कभी पुरानी हवेली नहीं आता था। पर अब सच्चाई ये थी कि फू युनशेंग खुद पैसे लेकर विदेश गया था। इतने सालों से छुपा हुआ राज अचानक इस तरह खुल गया। फू युनशेंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो वहां खड़ा 1 इंच भी हिल नहीं पाया, कोई सफाई भी नहीं दे पाया। बाय निंगबिन ने कड़वी मुस्कान दी। खुद उसके जाने का इतना दुख सहा, इतने बहाने ढूंढे, पर सच्चाई ये थी कि उसने खुद पैसे लेकर देश छोड़ा था। वो जवानी का सच्चा प्यार अब पूरी तरह टूट गया। बचपन की यादों में जो पवित्र व्हाइट मूनलाइट था वो भी अब बदसूरत लगने लगा। फू युनशिंग रोने लगा। मैं नहीं चाहता था, मैं भी नहीं चाहता था, पर हमारे बीच इतना फर्क था। मैं तुम्हारे घर के लायक ही नहीं था, मुझे बस ये करना पड़ा। जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता था उसे किसी बराबरी वाले इंसान से शादी करते देखने के दर्द से बेहतर था पैसे लेकर खुद ही पीछे हट जाना। कुल मिलाकर फू युनशिंग हमेशा से सिर्फ अपना ही सोचता रहा। जो भी किया अपने फायदे के लिए किया। जवानी में कुछ भी ना खोने के लिए खुद माँ से पैसे मांगकर विदेश गया। अब बेहतर जिंदगी जीने के लिए बाई निंगबिन के प्यार का फायदा उठाकर इतनी गलतियां की। बाई निंगबिन एक एक कदम चलकर उसके पास आया, नीचे बैठ गया। पहली और आखिरी बार बहुत प्यार से उसे देखते हुए बोला, युनशेंग, तुम्हें पता है, उस टाइम मैं सच में तुम्हारे साथ भविष्य चाहता था। भले पूरी दुनिया रुकावट बने, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ छोड़कर तुम्हें ले जाता, पर तुमने खुद अपना हार मानने से पहले ही उसे छोड़ दिया। फू युनशेंग की आंखों में धीरे धीरे कुछ खोता हुआ कुछ चीज थी जो उससे पूरी तरह दूर जा रही थी। निंगबिन। उसकी दर्द भरी चीख पूरे विला में गूंज गई। वो औरत बिना पीछे मुड़े रात के अंधेरे में गायब हो गई। ट्रेंडिंग टॉपिक जल्दी नीचे लाने और शेयर होल्डर्स को शांत रखने के लिए अगले पूरे हफ्ते बाई निंगबिन कंपनी भी रहा। धीमी रोशनी में लाल लाल आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर चिपकी रहीं। हाथ के पास फोन भी लगातार बजता रहा। आखिरकार वो थककर कुर्सी पर पीछे झुक गया। फोन उठाकर बात करने लगा। माँ। फोन की दूसरी तरफ से बाईपा की शांत आवाज आई। ट्रेंडिंग टॉपिक और कंपनी की बात अभी छोड़ो, तुम्हारे पाप बाद में देख लेंगे। अभी सबसे पहले उसे वापस ढूंढ लाओ। तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो, याद रखो। दादाजी भी बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। पार्टी देर रात तक चली थी, इसलिए दादाजी उस दिन जल्दी सो गए थे। बात की सारी बातों से बेखबर थे। दादाजी अब बूढ़े हैं, ज्यादा तनाव नहीं झेल पाते, इसलिए सब कुछ जितना हो सके छुपाया जा रहा था। माँ की इस याद दिलाने पर बाई निंगबिन को याद आया कि शादी से लेकर अभी तक असली दूल्हा तो सामने ही नहीं आया। उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलकर मेरा नंबर डायल किया, पर फोन के दूसरी तरफ सिर्फ रिंग रिंग की आवाज थी। कोई नहीं आया। कई बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं। आखिर में इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चला उसे ब्लॉक कर दिया गया है। औरत ने भौएं सिकोड़ी, फिर से अपने असिस्टेंट को कॉल किया। साहब की लोकेशन पता करो। जिचुआन इस टाइम पर कैसे जा सकते हैं? क्या उन्हें ये शादी सबसे ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती थी? मुझे पता था अगर बाई निंगबिन सच में मुझे ढूंढना चाहे तो ये बहुत आसान है। मैंने बाई फैमिली का दूल्हा बदलने वाली न्यूज़ भी देखी थी। सिर्फ वीडियो में औरत अभी भी उतनी ही शांत थी। उसने फू युनशेंग को नीचे लोगों की तरफ पीठ करने दी। शांति से बोली कि तबीयत ठीक नहीं। मैंने सिर उठाकर गाड़ी के पास खड़ी औरत की तरफ देखा। आंखों में जरा भी खुशी नहीं थी। शांत आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? सामने खड़ी औरत के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। विला में हमेशा सजी धजी रहने वाली उसकी छवि से बिल्कुल अलग। मुझे कुछ अजनबी सा लगा। उसने अचानक कहा, इतना नाटक हो चुका है, अब घर वापस चलना चाहिए ना? शायद अपने टोन में कुछ गड़बड़ी महसूस करके उसने जोड़ा, दादाजी हाल में तुम्हें बहुत याद करते हैं। सब हमारे बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। मेरे मन में ठंडी हंसी आई। इतना नाटक, हम तो पहले ही डिवोर्स ले चुके हैं।
फिर भी उसे लगता है मैं नाटक कर रहा हूँ। मैंने आंखें भी नहीं उठाई, बस शांति से एक सच बताया, मिस बाई हमारा डिवोर्स हो चुका है, मुझे अब तुम नहीं चाहिए। डिवोर्स, ये दो शब्द, डिवोर्स, मैंने तो साइन ही नहीं किया, तुम कैसे कह सकते हो? ये कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पास यहाँ बहस करने का टाइम नहीं है, अभी मेरे साथ वापस चलो। क्या तुम चाहते हो हमारे बच्चे का कोई पापा ना हो? मैं बिल्कुल नहीं हिली। बाई निंगबिन, अगर तुम्हें सच में यकीन नहीं तो अभी नए घर जाकर डिवोर्स एग्रीमेंट देख लो। बेड साइड टेबल पर रखा है, उस पर तुम्हारा साइन भी है। औरत वहीं जड़ हो गई, भौहें जोर से सिकुड़ गईं। किन जचवान, मेरे पास तुम्हारे मजाक सुनने का टाइम नहीं है। मैं वैसे ही शांत चेहरे से खड़ा रहा। आंखों में मजाक का कोई निशान नहीं था। उसकी आंखों में जल्दी से एक घबराहट की झलक दिखी, फिर भी वो मेरा हाथ जोर से पकड़े रही। ठंडी आवाज में बोली, डिवोर्स की बात मैंने कब साइन किया? भले मैंने कर भी दिया हो, फैमिली इस डिवोर्स के लिए राजी नहीं होगी। फिर जैसे उससे कुछ याद आया उसकी आंखों में, और सबसे बड़ी बात, मैं अभी प्रेग्नेंट भी हूं। तुम हमारे बच्चे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस बार मेरे होठों पर आखिरकार मुस्कान रही, पर बोलते वक्त आवाज अभी उतनी ही ठंडी थी। तुम बच्चे की बात कर रही हो, मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ? ये बच्चा मेरा है। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट भी देखी है। उस टाइम मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं था। ये तो मुझे उस दिन जाने की तैयारी करते वक्त मिली। जैसे ही बच्चा मेरा नहीं निकला, मेरी आखिरी हिचकिचाहट भी खत्म हो गई। भाई निंगबिन अचानक जोर से चिल्लाया, तुम मेरे पेट के बच्चे पर शक कर रहे हो? तुमने ये रिपोर्ट कब देखी? मैंने शांति से कहा, उसी रात जब तुम फू युनशेंग के पास गई थी, मैंने वो रिपोर्ट देखी जो तुमने बेड साइड टेबल में छुपाई थी। बच्चे का जो भी करना हो कर लो, वो मेरा तो है नहीं। उसने अचानक मेरे कंधे पकड़ लिए हाथ। मैंने उसका सफ़ेद और ठंडा पड़ता चेहरा देखा। उसकी उन ठंडी आंखों में गुस्सा और तकलीफ घूम रही थी। दुख, नाराजगी और गुस्सा। पर मुझे बस मजा आ रहा था। ये सब मेरी 5 साल की शादी के सामने कुछ भी नहीं था। मैंने एक एक करके उसकी उंगलियां छुड़ाई। पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा, मुझे किस बात का डर होगा? एक बिना दुआओं वाला बच्चा तो जीवन भर परेशानी नहीं रहेगा। औरत गुस्से में बोली, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे ना, फिर मेरे बच्चे को क्यों नहीं स्वीकार सकते? पैदा होने पर वो तुम्हें ही पापा बुलाएगा। मैंने ध्यान से देखा, आंखों में तंज था। अगर मेरा बच्चा नहीं है तो मुझे परवाह क्यों करनी चाहिए? बाई निंगबिन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें इतना यकीन है कि मैं तुम्हें कितना भी बेइज्जत करो फिर भी छोड़ूंगा नहीं? तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो, फिर भी सिर्फ फू यूनशेंग का एक कॉल आते ही मुझे छोड़कर भाग जाओगी। बच्चे की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में भी उसके पास दौड़ी जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बड़ा होकर पूछे, माँ रोज घर क्यों नहीं आती थी? मैं नहीं चाहता वो भी मेरा जैसा दर्द झेले। बाई निंगबिन, तुम्हें उसकी माँ बनने का हक नहीं, मुझे नहीं भी है। ये कहते हुए मेरी आंखें कुछ लाल हुईं, उसका गला जैसे किसी ने कस दिया। बहुत कड़वाहट भरी, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल पाया। मेरे कंधे पकड़े उसके हाथ अचानक ढीले पड़ गए। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया, फू युनशिंग वाली बात खत्म हो चुकी है, मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। बात पूरी होने से पहले ही मैंने काट दिया, हाँ सब खत्म हो चुका है, अब तुम भी दोबारा मत आना। ये कहकर मैं मुड़कर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तेजी से फोन की घंटी बज उठी। आखिरकार मैं और बाई निंगबिन साथ में देश वापस लौटने वाली फ्लाइट में बैठे। गाड़ी से उतरकर हम सीधे अस्पताल गए। असल में मेरे दराज में रखे वो कागजात बाई माँ ने देख लिए थे, और उन्होंने वो डायरी भी देख ली थी। दिल का दौरा पड़ने से वो सीधे अस्पताल पहुंच गई। बाई माँ का सफ़ेद चेहरा देखकर मुझे बहुत गिल्ट हुआ। पूरी बाई फैमिली, खासकर बाई माँ तो बार बार मुझे फ़ोन करके हालचाल पूछती रहीं। मैंने दुखी होकर कहा, माँ सॉरी। बाई माँ ने एक लंबी सांस ली, प्यार से मेरे हाथ पर थपकी दी। माफ़ी किस बात की, ये सब मेरी बेटी की गलती है। बाई माँ को याद आया मुझसे पहली मुलाकात का वो दिन, कितना साफ और जोश से भरा नौजवान, आंखें चमकती हुई, पुराने पर साफ कपड़े पहने, शर्माते हुए उसे नमस्ते किया था। पर सिर्फ 5 साल की शादी ने मेरी आंखों में इतनी निराशा और नाउम्मीदी भर दी। उसने बेटी को कई बार समझाया था, पर उसके दिल दिमाग में हमेशा फू यूनशिंग ही रहता, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। अब जब हालात यहाँ तक आ गए, ये सब उसकी अपनी बदकिस्मती है। और पुरानी हवेली में बाई पापा भी बड़ी निराशा से अपनी बेटी को देखते हुए, बचपन से बड़े होने तक बेटी हमेशा उसका गर्व थी, अपनी मर्जी से चलती रही। आखिर में यहाँ आ गई, ये तो उसकी अपनी करनी है। बाई पापा ने बाई निंगबिन से कहा, अगले कुछ दिन माँ से मत मिलना, वो तुम्हें देखते ही गुस्सा होंगी। पहले अपने कमरे में जाकर अच्छे से सोचो। नए घर लौटकर बाई निंगबिन बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहलने लगा। बात इतनी बिगड़ जाना उसकी उम्मीद से बहुत बाहर था। पूरा कमरा अभी भी वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। ड्रेसिंग टेबल पर अभी भी वो शादी की अंगूठी रखी थी जो मैंने कभी नहीं पहनी थी। उसने जाकर उसे उठाया। बहुत देर से न पहनने की वजह से उस पर हल्की धूल जम गई थी। अंगूठी को देखते हुए उसका दिमाग सुन्न सा हो गया। वो बेचैन, और सिर झुकाते ही उसने मेज पर रखी मेरी डायरी देख ली। ऐसा क्या था उसमें जिसने कम गुस्सा करने वाली माँ को बेहोश कर दिया? जिज्ञासा में उसने डायरी उठाई, पर पहला पन्ना देखते ही उसका हाथ रुक गया। 2019, 1 सितंबर, मेरी शादी हुई अपने पसंदीदा इंसान से। पर मेरी दुल्हन रात भर देश से बाहर चली गई, बस अपने वाइट मूनलाइट को अपनी वेडिंग ड्रेस दिखाने के लिए। शायद गुस्से में, शायद जिद में, उसने जानबूझकर फू युनशैंग की शादी वाले उसी दिन रजिस्टर करवाया। वो चाहती थी फू युनशैंग को पता चले कि उसके बिना भी वो अच्छे से रह सकता है। पर सोशल मीडिया पर उसकी दूल्हे के लिबास में फोटो देखकर दिल की नाराजगी एक कड़वाहट में बदल गई। उसने फिर भी अपने प्यारे इंसान को पहनते देखा, इसलिए उस रात वो कोई बहाना ढूंढे बिना ही अपने अभी रजिस्टर्ड हस्बैंड को छोड़कर रात भर देश छोड़कर चली गई। एक गिल्ट धीरे धीरे उसके दिल में घुसने लगा। उसने बगल में आंसुओं से भीगे झुर्रीदार पन्ने को सहलाया। होंठ एक सीधी लाइन में बन गए।
उसे समझ आने में देर नहीं लगी कि मुझे उस टाइम कितना दुख हुआ होगा जो मैं रोते रोते लिखता था। 2020 जनवरी, पहली बार किसी ने मेरे साथ नया साल मनाया, पर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, क्योंकि जहां वो मुझे ले गई वो जगह उसकी थी जहां उसने पहली बार वाइट मूनलाइट को प्रपोज किया था। 2021 1 सितंबर, हमारी शादी की एनिवर्सरी। फिर भी मैं खुश नहीं, क्योंकि उसने जो जगह चुनी वो वही थी जहां वाइट मूनलाइट ने शादी की थी। 2024 अगस्त, उसका वाइट मूनलाइट देश वापस आ गया। मुझे पता है अब मुझे जाना चाहिए। ये मोटी डायरी एक इंसान की 5 साल की शादी को दर्ज करती थी। कैसे शादी की उम्मीदों और चाहतों से शुरू होकर धीरे धीरे नाउमीदी और निराशा बदल गई। जिन रातों में मैं फू यूनशेन के लिए घर छोड़ जाता, उन धुंधली रोशनी वाली रातों में मैं धीरे धीरे डायरी में अपना दर्द दर्ज करता। भारी और घुटन भरी हवा पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसका दिल किसी ने कसकर पकड़ लिया जैसा। डायरी में एक एक शब्द उसकी इस बदनसीब शादी की कहानी बयां कर रहा था। खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे बादलों में गायब हो रहा था। अनगिनत तारे निकलने लगे थे। लाइट के नीचे औरत के पतले हाथों ने डायरी को आखिरी पन्ने तक पलटा। 2024 30 सितंबर, शादी की पूर्व संध्या। मैंने फैसला किया है, अब जा रही हूँ। बाय निंगबिन, मुझे तुम नहीं चाहिए। एक बूंद आंसू की उस अफसोस भरी लाइन पर टपक गई। उसने अपने चेहरे को छुआ। तब उसे पता चला कि कब उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उस रात नए घर की लाइट पूरी रात जलती रही। इतना कि अगले दिन जब मैंने उसे देखा तो लगभग पहचान ही नहीं पाया। सामने खड़ी औरत का चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे थे। मुझे देखते ही उसकी आंखों में गिल्ट था। पास खड़े नौकर ने सिर हिलाकर उसे नमस्ते किया। फिर मुझे बोला, साहब, आपका कमरा इधर है। हालांकि हमारा डिवोर्स हो चुका था, पर दादाजी को बचाने के लिए बाई कपल ने ये बात बाहर नहीं बताई, तो अनजान नौकर अभी भी मुझे साहब कहते। इस लफ्ज ने उसके दिल में अजीब गर्माहट भर दी, जैसे फिर से उस टाइम में वापस आ गई हो जब हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था। कल रात वाली डायरी याद आते ही उसकी आंखें फिर धुंधली हो गईं। मुझे आवाज देने ही वाली थी कि मेरे कमरे का दरवाजा उसके सामने बंद हो गया। बाई निंगबिन एक कड़वी सी हंसी हंस पड़ी। फिर उसने चुपचाप एक फैसला लिया। किसी को नहीं बताया कि बाई निंगबिन अस्पताल गई है। डॉक्टर ने बार बार पूछा, मिस बाई, आप सच में पक्की हैं? आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। अगर उसने बिना झिझके कहा, मुझे पक्का यकीन है। बाई निंगबिन ने अपने पेट पर हाथ फेरा जहां एक नई जिंदगी की धड़कन थी। बेटा सॉरी, ये सब माँ की गलती है। गलत फैसला लिया, गलत इंसान पर भरोसा किया। उम्मीद है अगले जन्म में तुम एक खुशहाल परिवार में जन्म लो। मुझे माफ कर देना। इसके बाद के कुछ समय में सारे नौकरों को लगने लगा जैसे बाई निंगबिन पूरी तरह बदल गई हो। ये बदलाव सबसे पहले पुराने विला से साथ आए घर के मैनेजर ने नोटिस किया। उसकी याद में मैडम हमेशा सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाती और देर रात नशे में डूबी वापस आती। कभी कभी फू यूनशेन को देश विदेश खोजने के लिए महीनों घर नहीं आती, पर अब मैनेजर हर सुबह उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता करते देखता। साहब के नीचे आने तक भी वो जाने का नाम नहीं लेती। सिर्फ नौकरी नहीं, मुझे भी ये आदत नहीं थी। पुरानी हवेली वापस आने के बाद मैं सबसे ज्यादा बाई निंगबिन को ही देखता। मुझे समझ नहीं आता कि उसके पास इतना खाली टाइम कहाँ से आता है। पूरे दिन घर पर ही रहती और हमेशा मेरा पीछा करती नजरों से। ये मुझे बहुत असहज करता। अस्पताल से लौटने के बाद मैं अमेरिका वापस जाने की सोच रहा था, पर बाई माँ ने बताया दादाजी की तबीयत हाल में बहुत ठीक नहीं है। शायद अब ज्यादा साल नहीं बचे। दादाजी को सबसे ज्यादा पसंद ही यही है कि पूरा परिवार साथ रहे, रौनक बनी रहे। इसलिए बाई माँ ने मुझसे गुजारिश की कि कुछ और समय पुरानी हवेली में रहूं। साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि दादाजी के सामने नाटक करने के अलावा बाकी कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर बाई निंगबिन की मौजूदगी परेशान करे, बाई माँ बाई पापा से कहकर उसे भेज सकती है। पहली मुलाकात में प्यार से मुस्कुराते हुए मुझे रेड पैकेट देने वाले दादाजी को याद करके मेरा दिल नरम पड़ गया। फैसला किया कि कुछ और समय पुरानी हवेली में रहूंगा। बाई माँ ने तुरंत नौकर से मेरे लिए कमरा तैयार करवाया। शायद डिवोर्स की वजह से अब मेरी मानसिकता पहले से बिल्कुल अलग है। जो मन करे खाऊं पीऊं। खाली समय में बाई माँ के साथ फूलों को पानी देते हुए टहलता। एक ही चीज जिसकी आदत नहीं थी, वो थी बाई निंगबिन का हमेशा गिल्ट भरी नजरों से मुझे देखना। हर बार मुझे रोंगटे खड़े हो जाते, इसलिए हर बार जब भी सामने आता मैं अनदेखा कर देता। इसलिए देश वापस आने से अब तक उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा था। आखिर दादाजी की 80वीं बर्थडे पर उसे मुझसे बात करने का मौका मिला। रोशनी की झिलमिलाहट में मैं मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा बर्थडे गिफ्ट दादाजी के पास खड़े मैनेजर को दे रहा था और दादाजी से बोला, दादाजी, आपको लंबी उम्र और सेहत की शुभकामनाएं। दादाजी बहुत खुश होकर कई बार अच्छा अच्छा बोले। तुम्हें और निंगबिन को खुश और अच्छी जिंदगी जीते देख मुझे तसल्ली मिल गई। मेरा दिल गर्म हो गया। सिर हिलाकर बाई कपल से हेलो कहकर मैं ऊपर जाकर आराम करने चला गया। दरवाजा बंद करने ही वाला था कि एक हाथ ने दरवाजे के बीच रोक दिया। एक आवाज। मैंने तुरंत दरवाजा फिर से खोलकर देखा किसका हाथ है। जो मुस्कुराते होंठ थे वो तुरंत सख्त हो गए। बाई निंगबिन, क्या कर रहे हो? बाई निंगबिन कमरे में घुस आया। मेरे गले लगने की कोशिश करने लगा, पर मैं सावधानी से पीछे हट गया। कुछ कहना है तो कहो, हाथापाई की जरूरत नहीं। मुझे पीछे हटते देख उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। उसे हिचकिचाते और बोल न पाते देख मुझे उससे और बात करने की कोई इच्छा नहीं रही। मैं दरवाजे तक गया, नीचे झुककर दरवाजा खोला। अगर कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो प्लीज जाओ, मुझे आराम करना है। बाई निंगबिन ने एक गहरी सांस ली, ध्यान से मुझे देखते हुए बोला, जचवान, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मेरी पहली रिएक्शन हैरानी थी। तुम बिना बात के सॉरी क्यों कह रहे हो? उसने कड़वी मुस्कान दी।
मैंने तुम्हारी पुरानी डायरी देखी, तब पता चला मेरी वजह से तुमने कितना दुख झेला। मेरी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे किसी और की बात हो रही हो। तो बाई निगबिन की आंखों में दर्द था। तुम्हें इतना दुख हुआ? और बच्चा भी? मैं वो गिरा दिया। मैं सच में तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आई। दुख? उसकी नज़र में मेरी 5 साल की शादी में सिर्फ थोड़ा दुख था, बस इतना ही। पर उसे पता नहीं, दुख के अलावा मेरा दिल बार बार ठंडक से भरा गया। कितनी अकेली रातों में मैं पूरी रात जागता रहा, फिर सुबह फिर से नकली मुस्कान लगाकर लोगों का सामना करता। डर था कि कहीं लोगों को लगे मेरी ज़िंदगी खराब है, मुझ पर तरस खाएं यहाँ से। इतना नाटक करते करते मैं खुद सुन पड़ गया। अब उसे सिर्फ मेरा दुख दिखाई दिया। मैंने पहली बार सामने खड़ी इस औरत को ध्यान से देखा। उसकी आंखों की यादें और तकलीफ असली थी। अगर वो शादी की रात में विदेश जाकर वाइट मूनलाइट को वेडिंग ड्रेस दिखाने के टाइम पर, या जब हम पहली बार मिले शादी का प्रपोजल देते वक्त, अगर उसने ईमानदारी से माफ़ी मांगी होती, तो मैं इस शादी की जेल में 5 साल न फंसता, न रोज़ नकली मुस्कान से मेहमानों का सामना करना पड़ता, न रोज़ रोते हुए डायरी में अपना दुख लिखना पड़ता। उसकी माफ़ी बहुत देर से आई, पूरे 5 साल बाद। इसलिए मैंने उसकी माफ़ी ठुकरा दी। मैंने उसकी सफाई भी नहीं सुनी, उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। मैं थक गया हूँ, अब और सुनना नहीं चाहता। दरवाजा फिर उसके सामने जोर से बंद हो गया। पार्टी खत्म होने तक उसने मुझसे फिर एक शब्द नहीं कहा। वो सिर्फ मेरे पास खड़ा रहकर मुझे मुस्कुराते हुए एक एक मेहमान को विदा करते देखता रहा। आखिर में मेरे साथ वापस विला चला गया। पूल के पास से गुजरते वक्त एक अचानक घटना हुई। जल्दी हटो, असल में किसी मेहमान ने बर्थडे गिफ्ट में एक पालतू हिरन भेजा था। पार्टी के बाद नौकर उसे पीछे के बगीचे में ले जाने वाले थे, तभी हिरन डरकर सीधे हमारी तरफ भागने लगा। मेरी आंखें फैल गईं, पैर जैसे जमीन पर जम गए, बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। अचानक पीछे से किसी ने धक्का दिया। बाई निंगबिन ने मुझे एक तरफ धकेल दिया, जोर से चिल्लाया, जेचुआन सावधान। धड़ाम की आवाज के साथ बाई निंगबिन हिरन की टक्कर से पूल में गिर गया। जोरदार टक्कर से उसका सिर पूल के अंदर एक चट्टान से टकराया। खून से पूरा पानी लाल हो गया। बाई निंगबिन को जब होश आया तो वो खुद को अस्पताल में पाया, जेचुआन। पर आसपास सिर्फ बाई माँ की ठंडी आवाज थी। जेचुआन नहीं आया, सिर्फ मैं हूँ। बाई निंगबिन बेचैनी से पूछा, जेचुआन कहाँ है? वो ठीक तो है? उठने की कोशिश की तो बाई माँ ने फुर्ती से रोक दिया। अरे अरे मत हिलो, तुम्हारे सिर में चोट है। चिंता मत करो जेचुआन, ठीक है, बस थोड़ा डर गया था। घर पर आराम कर रहा है। बाई निंगबिन दोबारा बेड पर लेट गई, गलती से घाव को छू लिया। बाई माँ उसके तकिए ठीक करते हुए तंज भरी हंसी हंसी, अब दर्द हो रहा है ना? जब जेचुआन पूल में गिरा था तब तो उसे तुमसे कई गुना ज्यादा तकलीफ हुई थी। मुझे बचाए जाने के वक्त का वो सफेद चेहरा याद आते ही बाई माँ को और तरस आया। कई बार बेटी को थपथपाते हुए गुस्सा निकाला। तुम्हें पता है जेचुआन तैरना नहीं जानता, फिर भी अपने अच्छे हस्बैंड को छोड़कर उस कमीने आदमी को बचाने गई। अब खुश हो? अपने हस्बैंड को भी गुस्सा दिला दिया। बाई माँ की शिकायतें सुनते सुनते बाई निंगबिन का दिल और तकलीफ महसूस करने लगा। उसे तब आखिरकार मेरे उस टाइम के दर्द का एहसास हुआ। वो सोच भी नहीं पा रहा था मुझे उस टाइम कितनी निराशा हुई होगी। हाथ में पड़ा कंबल और कसकर पकड़ लिया। अगले कुछ दिनों तक, और आखिर में वो पूछ नहीं पाई। आखिरकार अस्पताल से डिस्चार्ज के एक दिन पहले वो सहन नहीं कर पाई। बाई माँ से पूछने ही वाली थी कि बाई माँ ने आंखें घुमाते हुए बीच में ही रोक दिया। मुझे पता है क्या पूछना चाहती हो, पर सोचना भी मत। जिचुआन को धक्का लगा था, बुखार में बेहोश था। उसे घर में शांति से आराम करने दो। और वैसे भी अब वो तुम्हारा कोई नहीं है, वो तुमसे मिलने क्यों आएगा? पर वो मेरा हस्बैंड ही है। बात पूरी होने से पहले ही बाई माँ ने सिर पर जोर से चपत लगाई। कैसा हस्बैंड? तुम दोनों ने डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लिया है, अब वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। बाई निंगबिन ने बहस की, पर मैंने तो मंजूरी नहीं दी थी। बाई माँ ने जोर से आंखें घुमाई। बाद में उसने डिवोर्स की छानबीन करवाई तो पता चला कि उसकी बेटी नशे में थी। जब फू यूनशिंग ने धोखे से साइन करवाया था। किसने कहा था तुम इतनी शराब पियो, तुम्हारी अपनी गलती है। डिस्चार्ज के बाद हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। शायद मुझे ही लगा कि ये सही नहीं है। आखिर उसने मुझे बचाया भी था। आखिर में पूछा, तबीयत अब कुछ बेहतर है? उसने सिर हिलाया। कुछ बोलने ही वाला था कि चाचा उसे दादाजी के पास ले गए। दादाजी छड़ी टेककर उसे देखते हुए बोले, तबीयत कैसी है अब? वो एक तरफ बैठकर बोला, अब कुछ खास तकलीफ नहीं है। चाचा हंसते हुए बोले, अगर तुम ठीक हो गए तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को अपने साथ ले जाऊंगा। बाई निंगबिन ने चाचा की तरफ देखा। क्या करने वाले हो तुम? चाचा फिर से मेरे पास आकर बोले, मैंने जेचुआन से बात कर ली है। जैसे ही तुम डिस्चार्ज हो जाओ, मैं इसे बर्फीले पहाड़ की तलहटी में हॉट स्प्रिंग में ले जाऊंगा कुछ दिन के लिए। बाई माँ भी उसके पास बैठकर गर्म पानी का गिलास देते हुए बोली, पुरानी हवेली में इतने दिन रहकर बोर हो गए होंगे। यंग लोगों को बाहर घूमना भी चाहिए। वो मेरे साथ अच्छे से समय बिताना चाहता है, पर मैं तो जल्दी ही चला जाऊंगा। शायद उसकी निराशा को भांपते हुए चाचा ने पूछा, क्यों नहीं तुम भी हमारे साथ चलते? दादाजी बहुत सहमत नहीं थे। डिस्चार्ज होते ही घूमने जाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। बाई निंगबिन ने मेरी तरफ देखा। मैं बेपरवाही से खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर दादाजी से कहा, कोई बात नहीं दादाजी, मैं भी आधे महीने से ज्यादा अस्पताल में रहकर बोर हो गया, साथ जाकर थोड़ा घूम आते हैं। काफी चर्चा के बाद चाचा ने टेबल पर हाथ मारकर कहा, ठीक है चलो साथ चलो। हम तीनों जल्दी ही सफर पर निकल पड़े। पूरे रास्ते चाचा आगे के कुछ दिनों के प्लान के बारे में चहकते रहे। बाई निंगबिन और मैं कभी कभी बात करने की कोशिश करते, पर चाचा को यह सब अजीब लगा। उसने बीच में झांक कर कहा, तुम दोनों बहुत अजीब हो, आखिर पति पत्नी हो। फिर मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। हमारे डिवोर्स की बात एक कपल के अलावा किसी को पता नहीं थी।
हम दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बताएं। चाचा ने तालियां बजाकर अचानक समझा, मुझे पता चल गया जेचवान, तुम अभी भी दूल्हा बदलने वाली बात से गुस्सा हो, कोई बात नहीं। फिर निंगबिन ही हमारा सामान उठाए। हम तीनों पूरे रास्ते ठिठोली करते जल्दी बुक की गई होमस्टे पहुंचे। रिसेप्शन से रूम कार्ड लेकर हम तीनों अपने कमरे ढूंढने गए। चाचा हाथ हिलाते हुए बोले, थोड़ी देर में मिलते हैं, और दरवाज़ा बंद कर लिया। हम भी अपना कमरा खोलकर अंदर की चीज़ों को देखकर वहीं जड़ हो गए। चाचा ने हमारे लिए जो कमरा बुक किया था वो एक बड़े डबल बेड वाला था। मैं मुड़कर वापस रिसेप्शन जाकर नया कमरा बुक करने ही वाला था। चाचा किसी की बात नहीं मानते। अगर उन्हें पता चला हम अलग अलग कमरे में रहे तो ज़रूर दादाजी को बता देंगे। मैंने सिर उठाए बिना आंखें उठाईं, बस उसे छोड़कर जाने ही वाला था, तभी उसने मुझे रोका। जचवान। मैंने आंखें उठाकर उसे देखा। आंखों में सिर्फ दूरी और बेपरवाही थी। तो क्या हुआ? पूरे घर को पता है कि मैं दूल्हा बदलने की बात पर गुस्सा हूँ, इसलिए अलग रहना भी सही लगता है। दादाजी को पता चलकर भी क्या फर्क पड़ेगा? ये सब तो तुम्हारी वजह से हुआ है। और भला किन डिवोर्स कपल्स ने एक ही कमरे में रहा है, तुम्हें फर्क ना पड़े। पर मुझे इससे बहुत घिन आती है। औरत का गला रुंध गया, कुछ कहना चाहती थी पर बोल नहीं पाई। मुझे भी अब उसे देखने की इच्छा नहीं थी, सीधे आगे बढ़ गया। नया कमरा बुक कर लिया। जब चाचा हॉट स्प्रिंग वाले कपड़े पहनकर टॉवेल लपेटे बाहर निकले तो हमें अलग अलग कमरों से निकलते देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए उलझन आई, और जैसे कुछ समझ गया हो, आखिर में चुप ही रहा। चाचा ने हमारे लिए प्राइवेट हॉट स्प्रिंग बुक किया था। पुरुष महिला के बीच बस एक बार थी। पूरी बॉडी को गर्म पानी में डुबोने के बाद मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। बाई निंगबिन को शायद अजीब लगा, इसलिए वो हमसे दूर रहा। न जाने कैसे हमारी बातचीत बाई निंगबिन पर ही चली गई। बगल में अपने कंधे धोता हुआ इंसान अपना नाम सुनकर तुरंत रुक गया। चाचा ने मुझसे पूछा, जिचवान, तुमने कभी उसे एक मौका देने के बारे में नहीं सोचा? चाचा हमेशा विदेश में रहते थे, दादाजी के बर्थडे के लिए ही वापस आए थे। हमारे बीच की बात, दुल्हन बदलना और चिका खोना, ये सब कुछ बाई निंगबिन की गलती होते हुए भी चाचा को मैं उसे मौका ना देना पसंद नहीं आया था। आखिर वो उनकी अपनी भतीजी थी, वो उसकी तरफ से थोड़ा बोलना चाहते थे। मैं आंखें बंद किए काफी देर बाद धुंधलेपन में जवाब दिया, बाद में देखते हैं। दूसरी तरफ पानी में बैठी औरत। आखिर ये उनके पति पत्नी का मामला है। हॉट स्प्रिंग के बाद तीनों बर्फीले पहाड़ के नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। बुफे होने की वजह से तीनों ट्रे लेकर अपनी पसंद की डिश चुनने लगे। बाई निंगबिन मेरे पीछे चलते हुए बार बार अच्छी डिशेज रिकमेंड कर रहा था। हर बार जो भी बताता मैं बिना देखे ही मना कर देता। मुझे एलर्जी है, मुझे पसंद नहीं, नहीं चाहिए। उसकी आंखों में निराशा बढ़ती गई। पास खड़े चाचा भी देख नहीं पाए। मौका पाकर जब मैं टेबल की तरफ गया, उन्होंने बाई निंगबिन को जोर से डांटा, क्या कर रहे हो? मुझे मत बताना 5 साल पति पत्नी रहकर भी तुम्हें उसकी पसंद नापसंद तक नहीं पता। बाई निंगबिन के होठों पर बेबस कड़वी हंसी आई। आंखों में असीम दुख और खालीपन झलक रहा था। उन 5 सालों में हमेशा मैं ही उसकी पसंद के हिसाब से चलता। हर पार्टी में या घर पर खाना बनाते वक्त हमेशा उसके स्वाद के हिसाब से ही बनाता या ऑर्डर करता। और वो, उसका सारा ध्यान और प्यार फू युनशिंग को ही मिला। वो साफ साफ बता सकता था फू युनशिंग की सारी पसंद और एलर्जी, पर मेरी पसंद तक नहीं बता पाया। ये खाना उसने बहुत बेस्वाद खाया। खाना खाने के बाद तीनों होमस्टे के स्की रिजॉर्ट में स्कीइंग करने की सोच रहे थे, पर पता चला मौसम की वजह से स्की रिजॉर्ट अभी बंद है। मौसम की वजह से रिजॉर्ट अस्थायी रूप से बंद था। तीनों होमस्टे में खेलने लगे। चाचा हमें होमस्टे के बारे में ले जाना चाहते थे, पर बीच में उन्हें एक फ़ोन कॉल आया और वो चले गए। धुंधली रोशनी में सिर्फ हम दोनों बचे। मैं भी अब नाटक नहीं करना चाहता था। कोट उतारकर डांस फ्लोर की तरफ जाने लगा। उसे तब पता चला जब मैंने शर्ट के बटन खोले। मेरे एब्स पूरी तरह दिख गए। मेरी शक्ल वैसे भी बहुत अच्छी थी, हैंडसम फेस बिल्कुल परफेक्ट। बहुत सारे लोगों की नज़रें मुझ पर टिक गईं। इस चीज़ ने उसे बहुत अनकंफर्टेबल किया, जैसे उसकी कीमती चीज़ किसी को दिखाई जा रही हो। बाई निंगबिन लंबे कदमों से मेरे पास आया। अपने हाथ में पकड़े कोट को मेरे कंधे पर डालने ही वाला था, पर मैं बच गया। बाई निंगबिन, हमारा डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें यह हक नहीं कि मुझे कंट्रोल करो। मैं उसकी पकड़ से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर औरत जोर से पकड़े हुए थी। मैं चाहे कितना भी कोशिश करूं, छूट नहीं पा रहा था। तुम ऐसे कैसे पहन सकते हो? उसकी यादों में मैं हमेशा एक शालीन इंसान था। शर्ट के बटन हमेशा सबसे ऊपर तक बंद रहते, पर वो भूल गई कि शादी से पहले मैं भी एक आज़ाद इंसान था। मेरी अपनी कपड़ों की पसंद थी। और तो और अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, उसे मुझे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा। आंखों में नाराजगी थी। हाथ छोड़ो बाई निंगबिन, अब तुम्हें यह हक नहीं है मुझे कंट्रोल करने का। उसकी आंखें लाल हो गई। मुझे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। थप्पड़ की आवाज के साथ लाल निशान उसके गाल पर पड़ गया। उसने हाथ से अपना सूजा गाल छुआ। आंखों में दर्द और नाराजगी दोनों थी। तुम ऐसे कपड़े पहनोगे, अगर किसी ने फोटो खींच ली तो बाई फैमिली की कितनी बदनामी होगी। अगर दादाजी ने देख लिया तो? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। बस करो, खुद की नाराजगी को सीधे मत कहो। बाई फैमिली की इज्जत और दादाजी का नाम लेकर मुझ पर दबाव मत डालो। बाई निंगबिन, तुम सच में बड़े मजाकिया हो। उसका दिल एक के बाद एक लहर की तरह झकझोरता रहा। हाँ, हमारा डिवोर्स हो चुका है। अगर मुझे सच में इसकी परवाह होती तो मैं शुरू से ही उससे डिवोर्स लेने की बार बार कोशिश ही न करता। रही बात इन बातों की और बाई फैमिली और दादाजी की, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बड़ी जल्दी भूल गए। बाई फैमिली में आने के पहले दिन से ही उन्होंने मुझसे कहा था, मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी करूं, ये मेरी अपनी मर्जी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन सालों में तुम्हारी वजह से मैंने अपने इस स्वभाव को दबा कर रखा। अब मैं आज़ाद हूं। तुम्हें कौन सा हक है सोचने का कि मैं तुम्हारी बात पहले जैसे मानूंगा? ये कहकर मैंने उसे दोबारा नहीं देखा, सीधे आगे बढ़ गया।
उसका गला भराया, बात अंदर ही रुक गई। उसे भी अच्छे से पता था अब उसे मुझे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं। डिनर तक हम दोनों चुप ही रहे। चाचा मछली मुंह में डालते डालते हमें बार बार देखते रहे। मुंह में रखा खाना निगल कर उन्होंने उलझन में पूछा, तुम दोनों मेरे न होने पर फिर लड़े क्या? निंगबिन, तुमने फिर कुछ किया जिससे जेचुआन गुस्सा हुआ? हम दोनों फिर भी नहीं बोले। चाचा ने एक लंबी सांस ली। आजकल के पति पत्नी भी ना। जब चाचा किसी और से पूछने वाले थे, मैंने हाथ उठाकर उन्हें जूस डाला। चाचा, कोई बात नहीं, अब मत पूछो। ये देखकर चाचा ने अपनी गॉसिप की इच्छा दबा ली। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, चाचा ने बाई निंगबिन के सिर पर जोर से चपत लगाई। मेरे न रहते तुमने आखिर क्या किया? होम स्टे आने से लेकर अभी तक मैंने जेचुआन को एक बार भी सच में खुश होते नहीं देखा। जानता तो तुम्हें लाता ही नहीं। सच सच बताओ, आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? नहीं, और भी पुरानी बातें हैं। चाचा को हमेशा से लगता था हमारे बीच की दूरी सिर्फ दूल्हा बदलने और गर्भपात की वजह से नहीं है। चाचा की जिद भरी नजरें देखकर मैंने निंगन दी और छुपा नहीं पाया। आखिर पूरी सच्चाई उन 5 सालों की सुना दी। पर चाचा को अभी भी शक था, क्या तुम इसी वजह से डिवोर्स हुए हो? अगर बस फू युनशिंग की बात होती, हम कितनी भी लड़ते फिर भी एक कमरे में रहते, आखिर वहाँ सोफा भी होता। पर अब मैं बिना कुछ सोचे नया कमरा ही बुक करा रही हूँ। डिवोर्स के अलावा कोई और बड़ी वजह मुझे समझ नहीं आती। बाई निंगबिन तुरंत चुप हो गया। चाचा फिर गुस्से में पीठ पर कई बार थप्पड़ मारे, तभी हाथ रुका। तुमने कैसा इंसानियत का काम किया है? शादी के 5 साल अपने पति को घर में अकेला छोड़े रखा, पूरे 5 साल तक। ये तो विधवा जैसी हालत हो गई उसकी। तुम इतना बेरहम कैसे हो सकते हो? फू युनशिंग ने तुम्हें कौन सा जादू पिलाया था? अच्छा हुआ उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं तो बोलती हूँ इसकी घूमने की कोई इच्छा ही नहीं थी। तुम अपनी चोट ठीक हुए बिना हमारे साथ हॉट स्प्रिंग आने की जिद क्यों की? पति को वापस पाने की कोशिश कर रही हो? सपना देख रही हो? मैं होती तो तुरंत छोड़कर चली जाती। सिर्फ जेचुआन का ही स्वभाव अच्छा है, अभी भी इतनी मीठी बात करके तुम्हारे साथ चल रहा है। हाँ, मेरा स्वभाव इतना अच्छा ही है, इसलिए पूरे 5 साल का दुख सहने के बाद ही उससे डिवोर्स लिया। न कोई बड़ा तमाशा किया, न बाहरी दुनिया को हमारी शादी में दरार का पता चलने दिया, न डिवोर्स एग्रीमेंट सीधे उसके चेहरे पर फेंका। मैं तो आमने सामने बहस भी नहीं करना चाहता था, सीधे फू युनशेंग से धोखे से साइन करवाया। मेरे इसी अच्छे स्वभाव ने उसे भी अंदाजा नहीं होने दिया कि मुझे कैसे वापस पाया जाए। मैं हमेशा वही निर्लिप्त सी छवि बनाए रखता। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे क्या करना चाहिए। वो चाहता था मैं उससे जोर जोर से लड़ूं, ना कि इस ठंडेपन से एक दीवार बनाकर उसे बाहर रखूं। उस रात दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। अगली सुबह दरवाजा खोलते ही मैंने दोनों की आंखों के नीचे काले घेरे देखे। तुम दोनों को क्या हुआ? चाचा ने हाथ हिलाया। कुछ नहीं, कल रात मैंने उसे जबरदस्ती डरावनी फिल्म दिखाई। मैं कुछ नहीं बोला। अपना स्कीइंग सामान लेकर स्की रिजॉर्ट की स्नो व्हीकल में बैठ गया। पूरे आसमान से बर्फ धूप में चमक रही थी, हीरे जैसी। मैं पूरे सफेद स्की सूट में, काले गॉगल्स पहने, स्की पोल लेकर पहाड़ की चोटी से उतरा। हवा में एक स्मूथ फ्लिप लिया। आखिर में बर्फ पर आराम से लैंड हुआ। पास खड़े चाचा हैरान होकर तारीफ करने लगे, खासतौर से मैनेजर से उसकी पसंद पूछी थी। पूरी सर्दियों में स्की रिजॉर्ट में ही रहता, बार बार गिरता और फिर उठ जाता। बड़ी मुश्किल से उसे स्की रिजॉर्ट लाने के लिए मनाया। उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने ही वाला था कि फू युनशिंग का फोन आया और उसे बुलाकर ले गया। जल्दबाजी में जाती उसकी पीठ के पीछे मेरी निराशा और अकेलापन झलक रहा था। शायद उसी टाइम से मैंने फिर से स्कीइंग नहीं की। अब फिर से पोल पकड़ते वक्त थोड़ा अजीब लगा। पहले कोच ने बताई सारी बातें भी लगभग भूल चुका था। इसी वजह से मुझे बर्फ के नीचे की हल्की सी दरार की आवाज़ सुनाई नहीं दी। शांत जमीन अचानक एक हल्की कट की आवाज़ के साथ बर्फ की परतें टूटने लगी। सफ़ेद परतें एक के ऊपर एक, जैसे स्की बोर्ड ने अपनी आवाज़ दी हो। जैसे किसी पहाड़ के देवता ने अचानक अपनी शक्ति दिखाकर अपने ऊपर का सफ़ेद वस्त्र झाड़ दिया हो, या फिर एक सफ़ेद बर्फीला ड्रैगन बादलों पर सवार होकर पहाड़ से नीचे गूंजते हुए आया हो एवलांच। एक चेतावनी की आवाज़ के साथ स्कीयर चारों तरफ भागने लगे, छिपने की जगह ढूंढने लगे। मैं पहली बार एवलांच का सामना कर रहा था। एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया। आंखें फैलाए मैं देखता रहा, जैसे पूरा आसमान सफ़ेद बर्फ बरसा रहा हो, मेरी तरफ आ रहा हो। अचानक एक काली परछाई ने मुझे नीचे डर दिया। जेचुआन, उसने आगे झुककर हाथों से मेरी नाक मुंह ढक दिए ताकि बर्फ अंदर न जाए। हाँ, औरत की स्थिर पर कांपती हुई आवाज़ मेरे कान में गूंजी। मैंने तुरंत वैसा ही किया। जोरदार आवाज़ के बाद गिरती बर्फ धीरे धीरे रुक गई। बाई निंगबिन ने जोर लगाकर खुद को उठाया। हम दोनों के सारे स्कीइंग गियर हटा दिए ताकि बर्फ जमने से पहले हम निकल सके। दोनों फंसे हुए, वो एवलांच होने के वक्त अपनी पोजीशन याद करके। हम भी सिर्फ रुककर होल खोदना बंद कर दिया। बस साथ में रहकर शरीर की गर्मी और एनर्जी बचाकर रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। मुझे सोने से बचाने के लिए वो लगातार पुरानी बातें करता रहा। पहले होता तो शायद मैं इससे प्रभावित हो जाता, पर अब मेरा दिल इस मोटी बर्फ जितना ठंडा था। मुझे कोई रिएक्शन ना देखकर उसने खुद ही मजाक किया। फिर इस मोटी बर्फ को देखते हुए हंसकर बोला, हमने ये एवलांच झेल लिया, मतलब हम साथ मिलकर एक बार मर चुके हैं। मैंने मुंह फेर लिया। मरना है तो मरो, मैं तो मरना नहीं चाहता। वो हल्के से हंसा, फिर कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे मुझे लगा मेरी उंगलियां और सुन्न हो रही हैं, पलकों पर जमी बर्फ भी और मोटी हो रही है, अपनी बॉडी हीट से मेरा बदन गर्म करते हुए। दूसरी तरफ मेरा चेहरा थपथपाता। जेचुआन, प्लीज, बस थोड़ा और, सोना मत, बिल्कुल मत सोना। जब मैं पूरी तरह आंखें बंद करने ही वाला था, अचानक मोटी बर्फ की परत किसी ने जोर से खोद दी। एक रोशनी ऊपर से आई। मिल गया ऐसे यहाँ। मैं फिर से होश में आया। ऊपर की लाइट की तेज रोशनी से हाथ उठाकर आंखें ढक ली। मुझे जागा देख पास खड़े चाचा उत्साहित होकर छोटे कस्बे के डॉक्टर को बुला लाए।
एवलांच की वजह से कस्बे से बाहर जाने वाली इकलौती सड़क बाहरी दुनिया से कट गई, इसलिए हम सब वहीं फंस गए। हालांकि मैं और बाई निंगबिन बर्फ में दबे थे, पर शुक्र है टाइम पर बचा लिया गया। हमें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। चाचा मुझे उठते देख कुछ हिदायतें देकर स्की सूट खोलकर उसने सिर्फ खुद को गर्म रखा। उस पल मेरा दिल सच में गर्म हो गया, पर फिर सोचा उस अकेले 5 साल के बारे में जो मैंने खाली कमरे में गुजारे। हर रात मैं चुपचाप दीवार पर टिक टिक करती घड़ी और अपने दिल की धड़कन सुनता रहता। भले पास में हीटर हो, बदन पर मोटा कंबल हो, टेबल पर गर्म चाय भी हो, फिर भी मुझे बहुत ठंड लगती। मैंने अपने बाएं हाथ को देखा। सालों वेडिंग रिंग पहनने की वजह से रिंग फिंगर पर एक गहरा निशान पड़ गया था। जिस दिन डिवोर्स एग्रीमेंट मिला था, मैंने बिना कुछ सोचे शादी की अंगूठी पूल में फेंक दी थी। बाई निंगबिन ने मेरे लिए चाहे कितने भी काम किए हों, कितनी भी बार जान जोखिम में डाली हो, मैं दोबारा पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। आखिर बाई निंगबिन मेरी जान बचाई थी। मैंने भी चेहरे पर ठंडापन नहीं रखा। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। बाई निंगबिन मेरे पास बैठ गया। जवाब देने ही वाला था कि कोई बात नहीं, हम पति पत्नी हैं। तभी याद आया हमारा डिवोर्स हो चुका है। बात होंठ आकर बदल गई। कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। ये कहकर उसने इस ट्रिप के आगे के प्लान की बात शुरू की। एवलांच की वजह से चूशियाओ कस्बे की सड़क कुछ टाइम के लिए बंद थी। शुक्र है सिग्नल टावर जल्दी ठीक हो गया, इसलिए घर वालों से जल्दी संपर्क करके सलामती की खबर दे दी गई। चूशियाओ कस्बे की सड़क बर्फ साफ होने में अभी 3 दिन और लगेंगे। साथ ही मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं हुई थी, इसलिए हमने वहीं कुछ और दिन रुकने का फैसला किया। बात पूरी होने से पहले पेट में एक ग्रुम ग्रुम की आवाज़ आई। उसने पास रखे छोटे कटोरे में खाना देखा, हाथ से ढक्कन खोला, अंदर से थोड़ा दलिया निकाला, फिर छोटा चम्मच लेकर एक एक चम्मच मेरे मुंह में डालने लगा। एक कटोरा दलिया पेट में जाने के बाद गर्माहट पूरे शरीर में फैलने लगी। इससे मेरी पलकें भारी होने लगी। पर सामने बैठे इंसान को जैसे इसका पता ही नहीं था। मेरा हाथ पकड़े उम्मीद भरी आंखों से मुझे देखते हुए बोला, जेचुआन, क्या इस एवलांस वाली घटना की वजह से मुझे एक मौका दोगे तुम्हें वापस जीतने का? उनिंदापन दूर होकर मैं अचानक होश में आ गया। मेरे होठों पर एक मुस्कान आई। फिर देखते हैं, मुझे नींद आ रही है। औरत की आंखें अचानक चमक उठी, बहुत खुशी से। ठीक है, तुम अच्छे से आराम करो। बाई निंगबिन पूरी तरह उत्साहित हो गया। फिर से मेरे पीछे पीछे रहने लगा। चाचा हमारे बीच फिर से रिश्ता सुधरता देखकर खुश तो हुए, पर बाई निंगबिन के मुड़ते ही मेरी आंखों में जो तंज था वो देखकर अपनी खुशी दबा ली। उन्हें तुरंत मेरी असली मंशा समझ आ गई, पर उन्होंने अपनी भतीजी को नहीं बताया। जैसे ही आखिरी सामान गाड़ी की डिक्की में डाला गया, हम तीनों वापस लौटने के लिए निकल पड़े। शायद जीतने की उम्मीद जगने की वजह से बाई निंगबिन का मूड बहुत अच्छा हो गया। चेहरे पर चुपती नहीं मुस्कान थी। भले मैंने उसका हाथ पकड़ने वाला हाथ छुड़ा लिया हो, फिर भी उसके मूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बाई कपल को पता चलते ही कि हम वापस पुरानी हवेली आ रहे हैं, उन्होंने पहले ही दरवाजे पर इंतजार करना शुरू कर दिया। बाई निंगबिन को मेरे साथ आते देखकर चाचा के पहले ही बताने की वजह से बाई कपल की आंखों में एक तरस की झलक आई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बड़ी मुसीबत झेलने के बाद उन्होंने एक पार्टी रखी ताकि हमारी बदकिस्मती दूर हो जाए। हम दोनों की थकान साफ दिखने की वजह से उन्होंने ज्यादा देर बात नहीं की। हम दोनों जल्दी ही अपने कमरों में वापस चले गए। जैसे ही बाई निंगबिन मेरे साथ उसी कमरे में जाने वाला था, मैंने उसे रोक दिया। क्या कर रहे हो? बाई निंगबिन एक पल के लिए ठिठका। मैंने कहा था तुम्हें वापस जीतने का मौका दूंगा, ये नहीं कहा कि हम एक ही कमरे में रहेंगे। बाई निंगबिन, हम अभी भी डिवोर्स की स्थिति में हैं। ये कहकर मेरे सामने ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। ये सबसे ऊंची बिल्डिंग की टॉप फ्लोर थी। पूरे रेस्टोरेंट में रंग बिरंगे फूल और रिबन लगे थे। बाई निंगबिन खिड़की से बाहर देख रहा था। पूरे शहर का नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, पर उसका दिल हमेशा भारी ही था, क्योंकि पार्टी का मुख्य किरदार अभी तक नहीं आया था। फोन पर कॉल एक के बाद एक बजती रही, पर दूसरी तरफ कोई नहीं उठा रहा। उसका दिल जैसे किसी दो हाथों ने जोर से जकड़ लिया हो। सांस भी नहीं आ रही थी। उसे अचानक पिछले साल की याद आई। उसने केक ले जाकर गर्म करवाया। आइसक्रीम केक एक के बाद एक बदलता रहा। बाहर भी उसी तरह भारी बारिश हो रही थी। उसने फोन एक तरफ फेंक कर कड़वी हंसी हंसी। इंतजार करने का ये फील इतना बुरा होता है। पता तो होता है वो इंसान नहीं आएगा, फिर भी उम्मीद बनी रहती है। आखिर में वो टूट जाती है। मैंने जानबूझकर उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया। बस जाने से पहले मुझे चाचा ने अचानक रोक लिया। पूरी रात मांझोम खेलना पड़ा। मैं भी उसे मैसेज करके एक्सप्लेन करना चाहता था, पर फोन उठाते ही चाचा ने रोक दिया। उसे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत? तुम भूल गए पिछले बर्थडे पर वो भी तुम्हें भूल गया था। उसे थोड़ा इंतजार करने दो, क्या फर्क पड़ेगा। पिछले साल खुद रेस्टोरेंट के कोने में अकेले बैठे रहने की याद आते ही मैंने अपना फोन वापस रख लिया। हाँ, उसे थोड़ा इंतजार करने दो, क्या फर्क पड़ेगा। मैं तो 5 साल इंतजार करके भी उसे कभी नहीं पा सका। उसने बस तैयार किया वो वॉच मेरे दरवाजे पर रख दिया। दिल में चुपचाप कहा, जेचुआन, हैप्पी बर्थडे। एक बार के इस झटके ने उसकी जीतने की उम्मीद कम नहीं की। इसके बाद के दिनों में वो हमेशा की तरह मेरे पीछे लगा रहा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई बहाना ढूंढकर उसे दूर करना चाहता था, पर उससे पहले ही थकान की वजह से बाई निंगबिन गिर पड़ा। आंखें भी न खोल पाते हुए बिस्तर पर लेटा रहा। बाई माँ नौकर से उसकी देखभाल करवाना चाहती थी, पर उसे बुखार होने की वजह से वो नखरे करने लगा। जिद कि मैं ही उसकी देखभाल करूं। बाई माँ गुस्से में जल गई। उसे एक थप्पड़ मारा। वो तुम्हारा कौन है? क्यों उसे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए? खुद पियो,
खुद पियो, नहीं पीना तो बिना किसी की मदद के ऐसे ही लेटे रहो। ये कहकर वो मुझे एक नज़र देखकर लंबी सांस लेते हुए बोली, थक गए होगे जेचुआन। दरवाज़ा फिर बंद हो गया। मैं उसके बेड के पास बैठकर एक टेबल उठाई, उस पर दलिया रखा। वो बेबसी से मुझे देखते हुए बोला, जेचुआन। मैंने हाथ बांधे, कोई रिएक्शन नहीं दिया। तुम्हें बस बुखार है। हाथ नहीं टूटा। मजबूरी में उसने खुद ही दलिया पीना शुरू किया। मैंने अचानक उसे बुलाया, बाई निंगबिन। औरत ने पीछे मुड़कर आवाज़ की तरफ देखा। नजर मिलते ही मेरी गहरी सी आंखों से जा टकराई। तुम्हें पता है, जिस रात तुम मुझे छोड़कर फू यूनशिन के पास गई थी, मैं भी आज की तुम्हारी तरह ही अकेला था। बस कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं था। उस टाइम मुझे पता चला था बाई निंगबिन प्रेग्नेंट है। जाने का इरादा थोड़ा डगमगाया, पर उसी रात मुझे पता चला। मुझे पहले ही असलियत पता चल चुकी थी, फिर भी वो चाहती थी मैं उसके और फू यूनशेंग के बच्चे का पापा बन जाऊं। मेरे लिए ये बड़ी शर्म की बात थी। भले वो सुलह की गुहार गा रही थी, फिर भी वो मुझे सिर्फ एक यस मैन समझती थी। फू यूनशिंग के लिए वो अपने पेट के बच्चे की सेफ्टी की परवाह किए बिना बिना हिचकिचाए वाइट मूनलाइट की तरफ पलट जाती। अगर वो न जाती, दरवाज़ा खोलकर उसे पता चल जाता कि मैंने वो चेकअप रिपोर्ट देख ली थी, जिससे मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। औरत का चेहरा फिर सफ़ेद हो गया, डर से। उसे पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। भले बच्चा मेरा ना हो, फिर भी मैं शांति से स्वीकार कर सकता। उसकी दुनिया में उसने कभी नहीं सोचा था मैं सच में उसे प्यार करना बंद कर दूंगा, उससे जुड़ी हर चीज़ छोड़ दूंगा। इसलिए ऐसे नाटक मत करो। इससे ज़्यादा दुख मैं सह चुका हूँ। उसका ये दुख इसके सामने कुछ भी नहीं। शायद मेरी इस बात से, और फिर भी उसने अपनी बात मानकर चुपचाप वापी। लगभग आधे महीने बाद मेरे पीछे फिर से उसकी आवाज़ सुनाई लगी। पर ये दिन ज़्यादा नहीं चले। एक फ़ोन कॉल ने रोक दिया। शायद अपने आने वाले टाइम को भांपकर दादाजी अपनी जड़ों की धरती पर आराम करना चाहते थे। दादाजी पहले यूए के आत्मरक्षा युद्ध में लड़ चुके थे। इस धरती से उनका गहरा नाता था। अब वो अपने साथियों की तरह ही इसी धरती पर हमेशा के लिए सोना चाहते थे। परिवार वाले इस बात से नाराज थे, पर दादाजी का मन हुआ था। कितना भी कोई कहे, वो मानने वाले नहीं थे। लाचारी में बाई पापा मम्मी ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। घर और कंपनी का सारा काम बाई निंगन को सौंप दिया। जाने से पहले दादाजी ने सबको एक एक करके अपने पास बुलाया, एक एक को बात समझाई। जल्दी ही मेरी बारी। अचानक मुझे पहली बार दादाजी से मिलने का वो पल याद आ गया। तब मैं गांव से आया था, शर्मीला और डरा हुआ, कोने में डर कर खड़ा था। आंखें उठाने की हिम्मत नहीं थी। दादाजी ने ही सबसे पहले हाथ हिलाकर मुझे अपने पास बुलाया। तब से किसी को मेरी छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं दादाजी के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ा। दादाजी। दादाजी ने प्यार से मुझे देखकर मेरे हाथ पर थपकी दी। इन 5 सालों में तुमने बहुत तकलीफ झेली। ये सुनते ही मैं और सह नहीं पाया। दादाजी को गले लगाकर सिसकने लगा। मुझे पता है मेरी पोती का स्वभाव ठीक नहीं। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मैंने सिर हिलाया, पर कुछ बोल नहीं पाया। दादाजी ने एक लंबी सांस ली। तुम्हें मुझे खुश करने के लिए और नहीं झूठ बोलने की जरूरत नहीं, न ही डिवोर्स के बाद भी दुखी होकर उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने की। वैसे भी इतने सालों की तकलीफ झेल चुके हो, अब और सहने की क्या जरूरत। मेरे मन में एक हिचकिचाहट आई, पर दादाजी ने मेरी बात बीच में रोकी। कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम लोग मुझ बूढ़े को खुश करने के लिए एक झूठी खुशनुमा तस्वीर दिखा रहे हो। मुझे भले खुशी मिले, पर तुम्हें तो खुशी नहीं मिलती। बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं कि बच्चे पोते घेरे रहें, बल्कि सब खुश रहें, यही चाहिए। अगर तुम्हें डर है वो तुम्हारे पीछे पड़ेगी, मैं उसे भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। मैंने उन्हें कुछ बोलने नहीं दिया। उठते वक्त दादाजी ने मुझे एक बड़ा सा रेड पैकेट देकर वही बात दोहराई जो शुरू में कही थी, बेटा सलामत रहना। मेरी आंखें फिर से लाल हो गईं। दरवाजा खुलते ही बाहर बैठे बाई अंदर से एक सख्त आवाज आई, निंगबिन अंदर आओ। दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। भाई निंगबिन दादाजी के पास बैठने ही वाला था कि दादाजी का चेहरा सख्त हो गया। क्या कर रही हो? घुटनों के बल बैठो। भाई निंगबिन ने विरोध नहीं किया, सीधे दादाजी के सामने घुटनों पर बैठ गया। दादाजी उठकर उसे देखते हुए, तुम्हारा और शियाओ छिन का डिवोर्स हो गया? मुझे पहले से पता है। वो हैरानी से दादाजी को देखते हुए, दादाजी आपको पता है? दादाजी गुस्से में बोले, और तुम्हारे पापा की भी तरह ही तुमने भी अपनी पत्नी को खोजने में गलती की। बस उस टाइम भाई पापा और बाई माँ के बीच सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी। ऊपर से भाई पापा ने खुद ही थप्पड़ खाया और टाइम पर सफाई दी। दोनों में सुलह हो गई। पर तुमने तो उसे खुलकर पूरे 5 साल परेशान किया। जब तुम्हें उससे प्यार ही नहीं था, तो शुरू में ही क्यों नहीं बताया? उसे जाने पर मजबूर कर दिया, और अब आ चाहती हो। तुम बस सपना देख रही हो। भाई निंगबिन के दिल में एक बुरा सा एहसास हो गया। दिल तेज धड़कने लगा, जैसे कुछ पूरी तरह उससे उड़ गया हो। तुमने उसके 5 साल बर्बाद किए। अब थोड़ा दर्द और तकलीफ झेलने से तुम्हें उसे वापस पाने का हक कैसे मिल जाता है? शियाओ छिन इतना अच्छा है, उसे तुम्हारे साथ दोबारा नहीं जुड़ना चाहिए। वो घबराकर सफाई देने की कोशिश करने लगी। नहीं नहीं दादाजी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं सच में उसे वापस पाना चाहती हूँ। मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। दादाजी ने पहली बार सीरियसली उसका पूरा नाम लिया। बाई निंगबिन, बहुत देर हो चुकी है। ये तुम्हारी गलती है। मैंने पहले ही तय कर लिया है। तुम्हारे पापा मम्मी को भी बता दिया है। जेचुआन को गोद लिया हुआ बेटा मान लूंगा। तुम्हारे पापा मम्मी उसे गोद लिए हुए बेटे की तरह मानेंगे। ये सुनते ही जैसे उस पर बिजली गिरी। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। जैसे ही उन्हें लगा और नीचे गिरने को कुछ न बचा, एक और बड़ी खबर ने उन्हें झकझोर दिया। बाई फैमिली मुझे गोद लिया हुआ बेटा मानने वाली थी। बाई माँ भावुक होकर मेरा हाथ पकड़कर बोली, जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तभी सोचा था तुम्हें गोद लिया हुआ बेटा बना लूं, पर मेरी बेटी ने पहले ही तुम्हें छीन लिया। पर अब भी देर नहीं हुई। मैं मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
हम माँ बेटे का ये अच्छा रिश्ता देखकर बाकी लोगों को जलन हो रही थी। कोने में बाई निंगबिन दुख और नाराजगी से मुझे घूरता रहा। क्यों क्यों ऐसा हो गया? निंगबिन अभी भी एक कदम दूर था अपने हस्बैंड को वापस पाने से, पर अब वो रोक नहीं पाई, जोर से रोने लगी। पार्टी खत्म होने पर मैं सबके गिफ्ट्स लिए खुश होकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। दरवाजा खोलते ही एक शराब की बदबू से भरा शरीर मेरे गले लग गया। मैं आवाज लगाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा मुंह दबा दिया। जेचुआन, मैं हूं। मेरे कमरे की लाइट जल गई। सामने खड़े इंसान को देखकर मैंने तंज में कहा, इतनी रात को छोटा भाई, मुझसे क्या काम है? छोटा भाई ये शब्द सुनकर बाई निंगबिन जैसे किसी झटके से हिल गया। उसने मुझे दीवार पर धकेल दिया। आंखें लाल थीं, गिड़गिड़ाते हुए, प्लीज जेचुआन, मुझे ऐसे मत बुलाओ, मैं तो पहले से तुम्हारी बीवी हूं। तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे भाई नहीं। मैंने जोर से एक थप्पड़ मारा। तुम नशे में हो, क्या बकवास कर रही हो? मैं तो तुम्हारा भाई हूं। ये कहकर मैंने उसे धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की, तभी एक गर्म चुंबन मेरे होठों पर आ पड़ा। दूध देने आ रही बाई माँ ने दरवाजा खोलते ही ये नजारा देख लिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुरंत आगे जाकर उन्हें अलग किया। तुम कैसा पागलपन कर रही हो? मैं मौका पाकर बाई माँ के पीछे छिपकर घिन से अपने होठ पहुंचने लगा। इस दृश्य ने उसकी आंखों में दर्द भर दिया। मैं पागलपन नहीं कर रही, वो तो फिर से मेरा हस्बैंड बन सकता है। फिर आप लोगों ने उसे मेरा भाई क्यों बना दिया? अब वो बिल्कुल पागल जैसी बर्ताव कर रही थी। अपनी पुरानी शांति पूरी तरह खो चुकी थी। बस एक और कोशिश और हम फिर साथ आ सकते थे। क्यों? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो घुटनों पर गिरकर, बाई निंगबिन, शुरू से ही मैंने तुम्हारे साथ दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा। बाई निंगबिन अचानक जोर से रोने लगी। पर तुमने ही मुझे मौका दिया था, मैं तो सच में तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मैंने ठंडे स्वर में कहा। वो मौका झूठा था। तुम्हें उम्मीद देकर फिर निराश करना, यही तो तुमने उन 5 सालों में मुझे सिखाया था। हमारी शादी के 5 सालों में मैंने कभी तुमसे प्यार करता हूँ नहीं सुना। डिवोर्स के बाद तुम फिर से प्यार की बात करने लगी। बाय निंगबिन, तुम कहते हो जब मैं सच्चे दिल से प्यार करता था तब तुमने, उसने मुझे मनमाने ढंग से बर्बाद किया। फिर मेरे जाने के फैसले पर फिर वही खेल खेल रही थी। बाई निंगबिन का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ गया। मैं आगे बोलता रहा, तुम्हारा प्यार सिर्फ उसके लिए है जो ना मिल पाए। वाइट मूनलाइट और सादा खाना, लाल गुलाब और शाश्वत जुनून का बहस। मैं उसे देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, पर मुझे तुमसे प्यार नहीं, मैं तुमसे दोबारा शादी नहीं करूंगा। तुमसे फिर प्यार नहीं करूंगा। हम अब सिर्फ भाई बहन हो सकते हैं। ये मजाक नहीं है, गुस्से की बात भी नहीं। बाई निंगबिन एक कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा धीरे धीरे उतरता चला गया। प्लीज मुझे और परेशान मत करो। आखिर मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मेरी बहन, बस इतना ही। ये कहकर मैं पीछे मुड़ गया। बाई माँ रोती हुई बेटी को देखकर एक लंबी सांस ली। मैंने तुम्हें बताया था कद्र करना, अब तुमने कद्र नहीं की। अब रोने से क्या फायदा? रात को बाई निंगबिन के भाई पर हाथ उठाने की बात सुनकर दादाजी बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि बाई पापा मम्मी शहर में ही रहेंगे। बाई निंगबिन उनके साथ चलेगी और सजा भुगतेगी। बाई निंगबिन ने विरोध करने की कोशिश की, पर बाई पापा ने डांट कर उसे पीटा। जाते वक्त बाई पापा ने बस उसे 3 शब्द कहे। गेट के पास हमने दादाजी से आखिरी बार विदाई ली। पास खड़े मुंह पर चोट के निशान वाले बाई निंगबिन को देखकर मैंने लंबी सांस ली। उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? मैंने बाहें खोली और उसे धीरे से गले लगाया। 5 साल का ये गले मिलना आखिरकार इस पल आया। आखिर में उसने मुझे धीरे से पीछे धकेला, मेरी जेब में कुछ रखकर बिना कुछ कहे पीछे मुड़ी और गेट के पीछे गायब हो गई। मैंने निकाल कर देखा, एक कागज का टुकड़ा था, उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, फिर मिलेंगे, कभी नहीं।